चलो बच्चा लोग, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नए चैप्टर के, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। अब देखिए, मैग्नेटिज्म तो हालांकि आपका ये जो चैप्टर है बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है नहीं। यहाँ से हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 से 7 या 8 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, 2 मार्क्स भी है, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चा आप लोग क्या करो, हेडिंग डाल दो जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। अब देखो बच्चा, ये मैग्नेटिज्म क्या चैप्टर है नहीं इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, थोड़ा सा 1-2 मिनट हम लोग रिपीट कर ले, समझ ले बात को। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखोगे तो वैसे ही प्रॉपर्टी पाया जाता है जैसे एक मैग्नेट का होता है। जैसे मैग्नेट को आप किसी छोटे से नेल के पास रखोगे, छोटे से किसी लोहे के छड़ वगैरह के पास रखोगे, बुरादा वगैरह के पास, तो उसको देखोगे वो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करता है। सेम टू सेम कुछ दुनिया में ऐसे मटेरियल भी पाए जाते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है। और इसी अट्रैक्शन की वजह से इस मटेरियल का नाम रखा जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। क्या नाम रखा जाता है बच्चा? मैग्नेटिक मटेरियल। अब मैग्नेटिक मटेरियल जो है, जो भी मैग्नेटिक मटेरियल होगा या जो भी मैग्नेट होगा, जैसे जनरली हम लोग Fe3O4 को नेचुरल मैग्नेट के तौर पे मान के चलते हैं, ठीक है बच्चा। नेचुरल मैग्नेट जो हमारे लिए होता है वो Fe3O4 होता है। अब जैसे मान लो हम लोगों को सबसे पहला नंबर इसमें पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बच्चा बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बीच में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको फंसा नहीं रहा हूं, मैं टू द पॉइंट आपको बात कर रहा हूं, ताकि जो 1-1.5 घंटे का आप यहाँ पे समय जो इन्वेस्ट करोगे, इसका एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है बच्चा। इसलिए मैं आपका 1% भी टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूं, तो ये बात ध्यान में रखते हुए आप क्लास करो, ठीक है। इस बात को आप समझो। अभी के टाइम में यदि आप क्लास लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब जब तक इंपॉर्टेंट बातें नहीं होगा तब तक देखने का कोई फायदा होगा नहीं। क्लास के हिसाब से हम लोग जैसे पढ़ते आए, उतना डिटेल में यदि पढ़ते आए तो आपको भी पता है कि 1 साल लग जाएगा ऐसे पढ़ने में। लेकिन उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट मुद्दे को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और एकदम शॉर्ट 1 से 1.5 घंटे के समय में आप लोग को पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चा। सबसे पहले सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया हुआ था, किसी भी चार्ज के आसपास का वो जगह जहां दूसरे चार्ज को फोर्स का अनुभव हो, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन लिखना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले कैसे? यदि किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस या करंट कैरिंग कॉइल की आप बात करो तो इसके आसपास में ऐसे जगह होते हैं, ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा स्पेस होता है जहां पे दूसरे किसी मैग्नेट को आप लाके रखोगे या मैग्नेटिक मटेरियल को लाके रखोगे तो उस पर अपने आप फोर्स लगेगा। ये फोर्स हो सकता है कि अट्रैक्शन नेचर का है या हो सकता है कि रिपल्सन नेचर का भी हो, ठीक है बच्चा। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो जगह जहां दूसरे मैग्नेट को फोर्स का अनुभव हो रहा हो, क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या कहलाएगा बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? बी वेक्टर से। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले बच्चा लोग आइए हम लोग बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है क्या। लिख डालिए 2 मार्क्स बीबीआई में, अच्छा बीबीआई ये क्वेश्चन माना जाता है। द स्पेस around a magnet, the space around a magnet or magnetic substance where another मैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंस भी आप लिख सकते हो, मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स।
क्या एक्सपीरियंस करता है बच्चा? मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। है नहीं बच्चा ये बात? अब यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड को तो चलो ठीक है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, पर अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, याद है बच्चे लोग? वहां पे हमने किसी मूविंग चार्ज पे लगने वाले एक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, याद है? वहां से इसको यदि हम समझते हैं तो इसके यूनिट डायमेंशन बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसी पे जाते हैं। लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, Q इंटू वी क्रॉस बी, याद है बच्चा? वी क्रॉस बी को आप चाहोगे तो कितना लिख दोगे? क्यू वी बी साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाइड लगने वाले फोर्स का एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स होता है बच्चा, वो इतना होता है क्यू बी बी साइन थीटा। अब बच्चा यदि यहां से आप बी निकालने की कोशिश करो तो बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ बाय क्यू बी साइन थीटा। तो बच्चा ये यदि आप समझ चुके हो तो आपको ये भी समझ में आ गया कि यहां पे बी जो है ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसी क्वांटिटी होगा बोलो बच्चा? वेक्टर क्वांटिटी। फिर दूसरा नंबर इसका यूनिट आप बता पाओगे? यूनिट क्या होगा? यूनिट ध्यान से देखना बच्चा, ऊपर क्या है? फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का एम्पियर इनटू सेकेंड, और यहां पे क्या होगा? वेलोसिटी का बच्चा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, है नहीं? तो भाई यहां पे चार्ज का एम्पियर इंटू सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो एम्पियर इंटू मीटर, तो ये क्या होगा? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी का नाम रखा जाता है टेस्ला। ठीक है बच्चा? टेस्ला। तो ये जो है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। क्या है बच्चा? टेस्ला। तो डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टकला होता है। ठीक है बच्चा? ये फिर आप इसके डायमेंशन की बात कर लो। किसकी बात करोगे? डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होगा? बोले सर डायमेंशन लिखने के लिए भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन यदि पूछ दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा? इधर फोर्स का डायमेंशन लिखना पड़ेगा। कितना होता है? एम एल टी माइनस टू, बट्टे में क्या हो जाएगा? चार्ज का ए टी डायमेंशन सबको मालूम है, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन सबको मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा का बच्चा कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहां आप क्या करना, t माइनस से एक t प्लस कट जाएगा, तो ये बच कितना जाएगा? सर ये बच जाएगा m l t माइनस टू, एक l से l तो कट ही जाएगा बच्चा, नहीं ये l भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा? m l जीरो t माइनस टू a माइनस वन। और यही होगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका बच्चा? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। 2 मार्क्स बीबीआई में इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसलिए हम लोग इससे ज्यादा कुछ पढ़ते भी नहीं, इससे ज्यादा हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो इसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का बच्चा, ये हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ इसका डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आ जाओ हम लोग नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चा? दूसरा क्वेश्चन है बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट क्या होता है? देखो बच्चा, बार का मतलब होता है रॉड, बार का मतलब होता है रॉड। जैसे अपने पास एक पेंसिल है और इसी पेंसिल के रूप में यदि आपने किसी मैग्नेट को बना के रखा है तो उसी का नाम होगा सिंपल बार मैग्नेट, है कि नहीं? अब यदि ये मैग्नेट है तो आप भी जानते हो कि मैग्नेट का कोई भी ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जिसमें दो पोल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी है मोनोपोल प्रॉपर्टी, और इस वजह से मैग्नेट का आप कितना भी छोटा टुकड़ा कर लो तो उसमें दो पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, वह है नॉर्थ और साउथ पोल। तो बार मैग्नेट क्या है? एक ऐसा मैग्नेट जो बार के फॉर्म में हो और जिसमें दो पोल एग्जिस्ट हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्या कहलाएगा बच्चा? बार मैग्नेट कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बच्चा लोग लिख डाले जल्दी से, द मैग्नेट इन द
shape of bar consist to equal and opposite consist to equal and opposite poles, इक्वल एंड अपोजिट, चाहो तो आप लिख देना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कैपिटल एस पोल, साउथ पोल सेपरेटेड एट very small distance is called a बार मैग्नेट। अब बच्चा यदि मैं आपसे पूछता हूं कि अपने पास कोई बार मैग्नेट है, तो सिंपल समझिए एक रॉड के रूप में जो मैग्नेट होगा जिसमें दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल इधर है और दूसरा कौन सा पोल होगा बच्चा, साउथ पोल। अब यदि नॉर्थ पोल इधर है तो इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा, है कि नहीं। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होगा, दो पोल्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब यदि दो पोल है तो दोनों पोल का पोल स्ट्रेंथ होगा, इसका पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ का हमेशा प्लस, क्योंकि नॉर्थ पोल जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है और साउथ पोल हमेशा निगेटिव चार्ज के जैसा बिहेव करता है। तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, -m। और दोनों के बीच की दूरी आप देखोगे तो बहुत कम रखो, बहुत कम मतलब कितना, चाहे तो आप डेल्टा एल रख लो या डिफरेंशियल एल DL रख लो, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं हमारा जो दो पोल है इसके बीच का जो लेंथ है हम लोग मान लेते हैं L, लेकिन इस L का वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमेशा 2l के बराबर लिखते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये ध्यान रखना। यहां पे स्मॉल m क्या है, ये स्मॉल m है बच्चा पोल स्ट्रेंथ। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर ये पोल स्ट्रेंथ होता क्या है। देखो, जिस मैग्नेट का या जिस बार मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होता है वो मैग्नेट उतना ही ज्यादा तगड़ा माना जाता है, उसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो उतना ज्यादा वैल्यूएबल होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला होगा। ठीक है बच्चा, तो ये पोल स्ट्रेंथ का नाम ही स्ट्रेंथ है इसका, ये मजबूती बताता है, ये स्ट्रेंथ बताता है, ये कैपेबिलिटी बताता है। ठीक है बच्चा। अब बार मैग्नेट यदि आप लोग बच्चे लोग समझ चुके हैं तो बार मैग्नेट से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम है बच्चा, मैग्नेटिक मोमेंट। अब यदि मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे या इसी को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जाना जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब यदि मैं आपसे बोलूं डाइपोल मोमेंट तो आपको याद आया होगा कि सर डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, याद आया। जब एक डाइपोल बनाते थे, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज जब बहुत पास पास रखा जाता था तो उसी को हम लोग बोलते थे डाइपोल। और उस डाइपोल का जो पावर था, जो उस डाइपोल का स्ट्रेंथ था, उसी को हम लोग बोलते थे डाइपोल मोमेंट, जिससे वो P से डिनोट करते थे, याद होगा आपको। वहां पे एक चार्ज और बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करते थे डाइपोल मोमेंट के लिए। ठीक है बच्चा, सेम टू सेम बातें क्या है आज भी है। डाइपोल मोमेंट का मतलब ये आज भी यदि बात करोगे तो ये पावर ऑफ डाइपोल को रिप्रेजेंट करेगा, पर कौन से डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल के पावर को। ठीक है, तो ये अपने पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जब कभी भी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आज के बाद ये क्या है, हमारा एक बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट अपने आप में एक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। तो इसका पोल स्ट्रेंथ -m और इसका पोल स्ट्रेंथ +m, दोनों के बीच की दूरी बोले सर होना तो चाहिए L या DL, लेकिन हम लोग इस L का वैल्यू कितना मान के चलते, बोलो, हम लोग कैलकुलेशन के लिए मान के चलते 2l के बराबर। ठीक है बच्चा, आप देखोगे तो आपके लिए L होगा कैपिटल L, जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा वो L देखने को मिलेगा। हम लोग 12 मान के चलते हैं, तो इसलिए आप 12 पे फोकस मत करना, L पे फोकस करना। मतलब किसी भी बार मैग्नेट का जो पावर होगा
उसको हम लोग इसके मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आप चाहो तो इसको लिख देना कैपिटल एम वेक्टर। ठीक है बच्चा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। पर ये जो कैपिटल एम है ये क्या होगा, दोनों में से किसी एक पोल के स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। पर सेपरेशन भी कौन सा, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। सेपरेशन कौन सा बच्चा, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। ठीक है नहीं, ये तो आप कितना लिखोगे, स्मॉल एम इनटू, या तो कैपिटल एल लिख दो तो भी ये सही है, गलत नहीं है बच्चा। या हमारे लिए जो होगा मैग्नेट, हमने जो माना है उसका जो आंसर होना चाहिए वो इतना होना चाहिए उसके कैपिटल एम का, कितना, स्मॉल एम इनटू 2L। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं 2ml, 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो की दवा, 2ml। ठीक है बच्चा, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख सकते हो कि इस हिसाब से हम लोग बात करें, इस हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट बन चुका है। तो सीधा सीधा बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट एंड सेपरेशन बिटवीन पोल्स। तो सीधा सीधा बोले द मैग्नेटिक मोमेंट, लिख डालो बच्चा, द मैग्नेटिक moment of bar magnet is power of a bar magnet mathematically it is equal to product of magnitude of any one pole strength and separation between poles, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। ठीक है बच्चा, ऐसे अब आप समझ चुके हैं कि सर मैग्नेटिक मोमेंट तो चलो ठीक है, फिर भी समझ में आए कि किसी भी बार मैग्नेट के पावर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भाई कैसी क्वांटिटी होगा, भाई ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो सबसे बड़ा बवाल इसका यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा बच्चा बताना, यूनिट देखना, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट, पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा बच्चा वो एम्पियर इंटू मीटर होता है। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है ना, इसका यूनिट आप ये रखना एम्पियर इंटू मीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा बोलो, बोले सर ये हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर इसका, और फिर से आप एल से मल्टीप्लाई करो लेंथ से, तो कितना होगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आया नहीं ये। उसके बाद इसके डायमेंशन पे आप बात करो, डायमेंशन, यदि आप डायमेंशन पे बात कर रहे हो तो डायमेंशन कैसे निकालोगे, बोले सर पोल स्ट्रेंथ का डायमेंशन कितना होगा, पोल स्ट्रेंथ का देखना, एम्पियर का मतलब क्या करेंट, और मीटर स्क्वायर मतलब क्या, तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, एम्पियर का तो ए ही होगा और मीटर स्क्वायर का एल होगा, तो एल स्क्वायर ए इसका डायमेंशन हो जाएगा, नहीं होगा एल स्क्वायर ए। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो कितना m0 एल स्क्वायर T0 ए तरीके से। ठीक है, पर सबसे बड़ा सवाल यहां पे उठता है कि सर इसके डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ होगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसका जो डायरेक्शन होता है बच्चा हमेशा साउथ पोल से
नॉर्थ पोल के तरफ होगा। तो इसलिए कैपिटल एम का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल के तरफ होगा। तो ये 2 नंबर में आप लोगों से पूछा जाता है, मुझे लगता है इतना आप लिख के आ जाते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बच्चा लोग आप कंफर्म करो यहां तक सब कुछ ठीक है, सब कुछ क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार आप देख लो बच्चा जल्दी में। नहीं बटे, यहां तक क्लियर है बच्चा लोग? यहां तक क्लियर है? अब यदि ये क्लियर है तो एक बार हमको बताओ और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है बच्चा? नेक्स्ट जो हम लोगों को पढ़ना है ना, वो एक्चुअली में पढ़ना ये है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। तो सर कूलम्स लॉ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में कूलम्स लॉ। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि बच्चा यदि आपके पास एक बार मैग्नेट है तो आपने क्या बोला कि सर इधर एक साउथ पोल होगा, इधर एक नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल आपका माइनस चार्ज जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल आपका प्लस चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। दोनों के बीच का दूरी यदि आर होगा बच्चा, तो आप सभी जानते हो कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स ने बताया था। तो कूलम्स ने यहां भी बोला कि दो पोल स्ट्रेंथ के बीच लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चा दोनों के पोल स्ट्रेंथ के, m1 इंटू m2 के, है नहीं? दोनों के बच्चा पोल स्ट्रेंथ के। चूंकि यहां बराबर है और आप मान लो कि 1 मिनट के लिए बराबर नहीं है, ये m1 है और ये m2 है, ऐसा। तो इस केस में जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकेंड इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन के मदद से फर्स्ट एंड सेकेंड से आप कितना लिख दोगे बच्चा? बोले सर हम लोग लिख देंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। और यदि बच्चा आपने इतना लिख दिया तो ये हो कितना जाएगा बताओ? बोले सर ये हो जाएगा F इक्वल टू, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो हमेशा कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहां पे आप कांस्टेंट कितना लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले बच्चा यहां कांस्टेंट लिखा जाएगा के। तो आप लिख दो कितना हो जाएगा बताओ? के m1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही के q1 q2 बाय आर स्क्वायर वहां पर आता के m1 m2 बाय आर स्क्वायर यहां है। हाँ भाई दोनों सेम टू सेम है, पर यहां पे बच्चा k का वैल्यू वहां पे आपको याद होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट था, पर यहां पे k का वैल्यू होता है बच्चा म्यू नॉट बाई 4 और जिसका न्यूमेरिकल डाटा है 10 टू द पावर -7। ठीक है बच्चा, यूनिट पूछोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, एम्पियर इंटू मीटर था ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब भाई पोल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट था बच्चा? एम्पियर इंटू मीटर ना, तो एम्पियर इंटू मीटर इंटू एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो बच्चा लोग मुझे एक बात बताओ, यदि आपको ये लिखना पड़ जाए 2 नंबर में पूछ ले यदि, तो कोई दिक्कत है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, according to Gauss law in magnetism, the magnitude of magnetic force, the magnitude of magnetic force between two pole
strength is directly proportional to product of pole strength, product of pole strength and product of pole strength and inversely proportional inversely proportional to a square of distance between them, square of distance between them. सेम टू सेम जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लिखा था बच्चा, सेम टू सेम आपको यहां पर लिख देना है। ठीक है बच्चा, तो इसलिए कोई टेंशन वेंशन वाली बात होता नहीं है, यहाँ पे परेशान होने वाली कोई भी बात है नहीं। तो आप चाहो तो इसको आराम से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है और कौन सी बड़ी बात है भाई, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा। एक बार देख लो, सबसे कंफर्म कर देना हमको, यदि लगेगा कि सब कुछ ठीक है तो बता देना बच्चा। सही है बच्चा, एक बार कंफर्म कर दिया। अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं सर। अब कूलम्स लॉ के बाद बच्चा लोग आ जाओ, वहां पे आप लोगों ने एक और चीज पढ़ा था, बोले क्या पढ़ा था? वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था बच्चा नेक्स्ट हेडिंग में, वहां पे जिसका नाम था कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद है? तो यहाँ पे भी है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आप लोग क्या करो, पहले 2 मार्क्स बीबीआई में एक और चीज मेंशन कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स, है नहीं, 5b से जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चा, 5b से हम लोग जिसको डिनोट करते हैं। चलो भाई, अब यदि हम लोग आपसे बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो आप सभी बच्चों को याद है कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स यदि हमको 1 मिनट के लिए याद नहीं भी है, तब पर भी हमारे हर एक बच्चे ये बात जरूर जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हम लोग जानते ही हैं। कौन सा फ्लक्स बच्चा लोग जानते हो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हो। बोले क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बच्चा, यदि मान लो ये एरिया है, तो इस एरिया का आप छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लोगे और इसका क्या करोगे, डायरेक्शन बना लोगे। मान लो 1 मिनट के लिए डायरेक्शन इधर है एरिया का, है नहीं, और यहाँ पे प्रेजेंट जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है वो इधर के तरफ है नहीं। तो मान लो एक मैग्नेटिक फोर्स लाइन में आपने छोटे से एरिया को रखा है, और इस एरिया से जितना फोर्स लाइन नॉर्मली क्रॉस करता है, इसी नॉर्मली क्रॉस करने वाले फोर्स लाइन की संख्या जो होगा बच्चा, यही क्या कहलाएगा, इसका फ्लक्स कहलाएगा, इस सरफेस का। तो इस बार हम लोग कितना लिख सकते हैं? बोले सर इस केस में हम लोग यदि मैग्नेटिक फ्लक्स लिखने की कोशिश करें, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो कितना लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा πb को लिख सकते हैं b डॉट ए वेक्टर। अब b कहाँ है, क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। a क्या है? इस सरफेस का एरिया है नहीं। तो आप कितना लिख सकते हो? बोले सर a डॉट b तो हम लोग जानते हैं ab cos थीटा होगा, तो यहाँ b डॉट a कितना होगा बच्चा मेरा? ये हो जाएगा b a cos थीटा। तो यही फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। आप जानते हो कि ये इस बार मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी रहा होगा। कैसी क्वांटिटी बच्चा? स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कैसा है? स्केलर है। इसका यूनिट बता पाओगे? बोले सर बिल्कुल यूनिट बता देंगे। जो इसका यूनिट होता है 100% याद रखने वाला यूनिट होता है बच्चा। 1 मिनट रुक जाए, कॉल आ गया। जी बोला जाए।
चलिए बच्चा, अब यहाँ पे यदि आप यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट जो होगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, याद रखना बहुत बार पूछा जाता है, वेबर, WEBER, वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का कौन सा यूनिट है, तो सर ये ऐसा यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट होता बच्चा मैक्सवेल, मैक्सवेल जो है इसका सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये फिर आप बोलोगे कि सर एक काम करें, इसका डायमेंशन आप बता दोगे, डायमेंशन, भाई डायमेंशन भी बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है, डायमेंशन आप बता दो बच्चा मेरा, बोलो कितना हो जाएगा। बोले सर डायमेंशन लिखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन तो सबको याद है ना, टेस्ला, सॉरी अभी हम लोगों ने लिखा था ना डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड का, कितना मैग्नेटिक फील्ड का लिखा था, फोर्स, मैं लिख दो ऐसे, फोर्स पर चार्ज इनटू वेलोसिटी, इतना इनटू एरिया कितना, मीटर स्क्वायर, तो एरिया, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ फोर्स का, बोलो बच्चा, फोर्स का लिख सकता हूँ MLT-2 इंटू एरिया का लिख सकता हूँ L² इंटू बाई कितना हो जाएगा बच्चा, बोलो चार्ज का हो जाएगा 80 डायमेंशन, और उसके बाद वेलोसिटी का हो जाएगा LT-1, T-1 से बच्चा T-1 कट जाएगा, सॉरी ये काट दो आप 80 को, ये कट जाएगा, एक L से एक L कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो, बोले सर ये बच जाएगा ML² T-2 A-1, ठीक है बच्चा, और यही होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चा, लेकिन हाँ 2 नंबर में यदि आपको पूछता तरीके से पूरा लिख के आते हो तो आपको मार्क्स पूरा मिलता है। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है द नंबर ऑफ, लिख डालो बच्चा जल्दी में, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन passing through an area normally is called magnetic flux. बस, the number of magnetic force line passing through an area normally is called magnetic flux. सीधा सीधा, इससे ज्यादा हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना लिख दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स अपना क्लियर हो गया। एक बार देख लो बच्चा लोग, यहां तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है आप हमको कमेंट करके बता सकते हो, हमको जरूरत पड़ेगा तो फिर से आपको क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, या नहीं तो कल के क्लास में पहले इस सारे डॉट्स को मेंशन किया जाएगा। एक बार आप लोग बता सकते हो चाहो तो मैसेज कर देना, और यदि लग रहा होगा कि सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है, ठीक है बच्चा, तो भाई क्या बोलते हैं, यदि आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा हो तो आप क्या करो, कंप्लीट करो अपना नोट्स और सही से इसको, इस सब चीजों को एकदम कंप्लीट करके रखा करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगले लिखा जाए नेक्स्ट हेडिंग है, अगला हेडिंग मैं ये क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद नेक्स्ट जो अगला हेडिंग होगा बच्चा, उसको लिखा जाए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ क्या है, ये 2 नंबर में कई बार अभी तक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको बार बार एक बात अलर्ट कर रहा हूं कि अभी जो हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, इसका आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा। अब यदि आप इन सब चीजों को कंप्लीट करके रखोगे तो आपको खुद ही देखने को मिलेगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको लगेगा कि सर वही चीजें पूछा गया था 2 नंबर में जो आपने हमको बताया रखा है, ठीक है। ये बात एकदम श्योर आप समझना, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हर साल 2-4 ऐसा क्वेश्चन जरूर रहता है जिसको आप देख के थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। 20 क्वेश्चन में से आपको 10 बना के आना बच्चा, 2-4 को वैसे छोड़ ही देना, 10 तो आपको छोड़ना है ना, तो इसलिए आप इन सब चीजों को भी ध्यान रखो, अपना माइंड सेट गलत मत करना, अपना कोशिश करना कि भाई हम
अच्छे से लिख के आ रहा है कि नहीं, जितना हमको आता है उसको हम कंप्लीट अच्छे से क्लियर लिख के आ रहा है कि नहीं लिख के आ रहा है, ये बहुत जरूरी है बच्चा। अब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है क्या? देखो गॉस लॉ आप लोगों को पता होगा, गॉस ने क्या बोला था कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से हमेशा कितना होगा, हमेशा वहां पे याद है 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। लेकिन एक बार मैं आपको बोलता हूं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन के बारे में यदि आप जानते हो तो आप सभी बच्चे को इतना मालूम है कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन जो है ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के तरफ जाता है। अब ऐसा होना संभव नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहीं एक जगह से निकला और दूसरे जगह इनफाइनाइट तक जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये पक्की बात है हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल की तरफ जाएगा ऐसे। पर आप यदि मान लो बच्चा यहाँ पे किसी क्लोज सरफेस को यहाँ लाके रख दिए तो क्या होगा, जितना लाइन इससे इन करेगा उतना ही लाइन इससे आउट कर जाएगा, है कि नहीं? तो नेट फ्लक्स जो होगा, नेट फ्लक्स आप तो जानते हो नेट फ्लक्स होता है फाई इन प्लस फाई आउट, होता है कि नहीं बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम लोग जानते हैं ना, नेट फ्लक्स कितना होता है फाई इन प्लस फाई आउट। तो जितना लाइन इससे एंटर करेगा उतना ही लाइन, क्योंकि जितना इधर से निकलेगा उसको पूरा को कहां पहुंचना है, साउथ पोल के तरफ, तो जितना इधर से जाएगा उतना रिटर्न बैक हो जाएगा। तो इसका मतलब सर जितना लाइन आया है उतना लाइन चला भी गया, तो नेट इसके पास कितना बचा, 0। इसी बात को समझाया किसने था, गॉस ने, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्या कि नेट फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा फाई बी नेट, ये हमेशा कितना होगा बच्चा, 0 होगा। हमेशा कितना होगा बोलो, 0 होगा। आई बात समझ में? तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना, बी डॉट ए वेक्टर, ठीक है बच्चा, ये हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिए बच्चे लोग। और इस तरीके से यदि हम लोग काम कर रहे हैं तो आप इसको लिख डालना जल्दी से। क्या लिखोगे बोलो, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में आप लोगों को लिखना है तबीयत मेरा थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा बच्चा, तो हो सकता है कि बीच में कहीं छोड़ के जाना पड़ जाए। सुन लेना एक मिनट है, लिखो अकॉर्डिंग टू Gauss law in magnetism, the net magnetic field, the net magnetic flux, the net magnetic flux through a closed surface is always 0, है नहीं बच्चा? ये अब इतना लिख के यदि इसको लिख दे तो बच्चा तो आपका काम बन जाता है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं रह जाता है, ठीक है। डबल स्टार क्वेश्चन होता है, आप लोगों को इसको लिख के आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम लोगों को जो काम करने की बात बच गया है, थोड़ा सा कुछ चीजों, कुछ और भी हेडिंग है। पहले आप इतना आप लोग क्या करो, एक बार ठीक से देख के और क्लियर करो कि भाई यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगेगा कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आप लोग कमेंट करो बच्चा लोग, बता दो कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है कि नहीं है हाँ
ठीक है बच्चा, देख लेना एक बार, क्लियर कर देना। अब इतना क्लियर करने के बाद गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बाद अगला जो हेडिंग है बच्चा वो अपना है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। पर परमिएबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए बच्चा, परमिएबिलिटी जो होता है ये क्या चीज होता है? जैसे मानिए आपके पास कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, तो आप मैग्नेटिक मटेरियल है तो वो क्या करेगा, अपने से होके मैग्नेटिक फोर्स लाइन को पास होने देगा और वो कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा फोर्स लाइन हमसे पास हो। पर कुछ मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा भी होता है जो चाहता है कि कम से कम पास हो। तो जितना मैग्नेटिक फोर्स लाइन किसी मैग्नेटिक मटेरियल से पास हो या पास होने की परमिशन कोई मटेरियल दे, इसी परमिशन का नाम रखा जाता है परमिएबिलिटी। क्या नाम रखा जाता है बच्चा? परमिएबिलिटी। बात समझ में आया? तो सीधा सीधा बात करें कि परमिएबिलिटी है क्या? परमिएबिलिटी है क्या? द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू परमिट, लिख डालो जल्दी में, द ability of magnetic material to permit to passage of magnetic force line to passage of magnetic force line through it is called permeability. It's called बच्चा परमिएबिलिटी, है नहीं? ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है भाई, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये बात हम लोगों को समझ में भी आ गया। अब यदि बच्चा हम आपसे पूछे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बाद नेक्स्ट हेडिंग, तो इसका नाम होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। और आप देखना रिलेटिव परमिएबिलिटी कई बार आप लोगों से 2 मार्क्स में पूछ दिया जाता है। अब बच्चा नहीं लिख के आता, छोड़ देता, उसको पता ही नहीं होता कि क्या पूछा गया, सीधा सीधा डेफिनेशन पूछता है 2 नंबर में। अब बच्चा उसको भी छोड़ के आ जाता है। भाई ऐसा कौन सा बात है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बताओ। यदि मैं पूछता हूं किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस की रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा, तो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का परमिएबिलिटी और फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी का जो रेशियो होगा उसी का नाम रखा जाता बच्चा रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या नाम रखा जाता, बोलो? रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो क्या होगा? द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, क्या नाम होगा बच्चा? द रेशियो ऑफ, लिख डालो जल्दी में, द रेशियो ऑफ magnetic permeability of a magnetic material, the ratio of magnetic permeability of a magnetic material the ratio क्या लिखे? The ratio of magnetic permeability of the magnetic material to permeability of free space. Free space is called relative
रिलेटिव परमिएबिलिटी। आप बोलोगे कि सर रिलेटिव परमिएबिलिटी का फॉर्मूला, बच्चा म्यू आर का फॉर्मूला सीधा सीधा म्यू बाय म्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है नहीं। ये चाहो तो आप लिख सकते हो, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का रेशियो है तो यूनिट डायमेंशन होगा नहीं, इसका यूनिट एंड डायमेंशन लेस है बच्चा, ठीक है। एक बार देख लो, यहां तक कंफर्म कर लो बच्चा। यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यदि आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई दिक्कत है तो कमेंट करो, तो रिप्लाई दिया जाएगा उसका फिर। एक बार कंफर्म करना बच्चा, लोग देख लेना, एक बार कंफर्म करके बताना हम लोगों को क्या होता है, ठीक है। सही है, आगे बढ़ लिया जाए। अगला नेक्स्ट, अब आ जाओ, हम लोग आते थोड़ा सा इससे आगे। अब इससे आगे हम लोगों को हालांकि बहुत सारे चीज बीच में पढ़ना है, छोटा छोटा चीज से बहुत होता है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग बात करते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो बच्चा, आप कुछ बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर आप ये जो वन शॉट होता है इसमें भी आप 2 दिन क्लास लगा देते हो। नहीं, देखो बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, 2-3 दिन से थोड़ा सा तबीयत ठीक है नहीं, तो मेरा मानना है कि ना कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं कल एक छोटे से स्टोरी से आपको क्लियर करूंगा और इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चा। पूरा मैं कोशिश करूंगा कि एक बार बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करूं, ठीक है। तो एक ही छोटा सा स्टोरी सुनाऊंगा 10-15 मिनट का, और जिसमें ये पूरा ही चीजें एकदम क्लियर करके रख दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक, परेशान मत होना। इसके बाद हम लोगों को बच्चा एक छोटा छोटा, तबीयत तो मेरा थोड़ा खराब है, लेकिन अभी इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये छोटा छोटा हेडिंग बीच में से कहीं से आ जाता है, बच्चा परेशान हो जाता है जब उससे पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले समझिए कि मेन बात है कि उसको बिना समझे हुए ये समझना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आप लोग लिख लेना इसको जरूर। एक चीज होता है बच्चा क्यूरीज लॉ। अब क्यूरीज ने क्या बोला, क्यूरीज ने बोला कि किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, अब ये आप अभी जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, नहीं, इसका मैं कल स्टोरी सुनाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा 100%, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। हाँ, किसी भी पैरामैग्नेट, मैंने इसको लिख के रखा था कि भाई ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो कहीं से छूट जाता है, तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं, ठीक है। देखना, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्यूरीज ने क्या बताया, किसी भी मैग्नेट का ससेप्टिबिलिटी क्या गुण होता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो कितना उसका प्रॉपर्टी वो गेन करता है, उसी का नाम रखा जाता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे ससेप्टिबिलिटी उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन करने की क्षमता उतनी घटती चली जाती है, और इसी का नाम रखा जाता है क्यूरीज लॉ। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्यूरीज टेम्परेचर क्या है, 2 मार्क्स में कई बार ये भी पूछ देता है कि क्यूरीज टेम्परेचर बताओ, तो बच्चा कुछ नहीं है, ये वो टेम्परेचर है जिससे ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगता है, या इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, ठीक है बच्चा। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसा बिहेव करने लगता है क्या कहलाता है, क्यूरीज टेम्परेचर। फिर उसके बाद लास्ट में आप लोगों को एक चीज देखना जिसका नाम है हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है बच्चा। कल इस पे आधे घंटे या 10 मिनट का एक क्लास जरूर होगा, ये ध्यान रखोगे, हालांकि अभी भी करवा देते, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा बच्चा। हिस्टेरेसिस कर्व, देखो अब ये क्या चीज होता है, जैसे मान लो आपने एक कर्व बनाया, किसके बीच का कर्व बनाया, मैग्नेटिक इंडक्शन, और दूसरा नंबर है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस दोनों के बीच। किसी भी सब्सटेंस को देखोगे जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो धीरे धीरे वो पहले मैग्नेटाइज होता है, और फिर क्या होता है आप उसको बाहर निकालते हो या जब फील्ड को हटा दिया जाता है तो वो डीमैग्नेटाइज होता है, ना तो वो तुरंत ही मैग्नेटाइज होता है और ना ही तुरंत वो डीमैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो इस वजह से इसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के बीच एक ग्राफ बनाया जाता है, और इसी ग्राफ का नाम रखा जाता है बच्चा क्या, हिस्टेरेसिस कर्व। इसी लूप का नाम रखा जाता है हिस्टेरेसिस लूप। बात समझ में आया,
तो ये है बच्चा, यहाँ से आप देख के इसको मेंशन कर लेना। और यदि आपको लगे कि इन सब चीज़ों पे फिर से बात करना चाहिए तो एक बार आप कमेंट डाल देना, मैं कल आऊँगा तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पे पूरा क्लियर करता हुआ, मैग्नेटिक सब्सटेंस से लेकर यहाँ तक पूरा क्लियर करता हुआ आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चा, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, और खास करके ये जो भी टॉपिक आपको मैं टच कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए किसी को भी एस्केप मत करिएगा। नोट्स बना के आप इसको याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, रखते इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।